कर्नाटक के चुनाव नतीजों के बाद फिर से बहस 2024 पर आ गई। कई लोग तो एक चुनाव के आधार पर भी अभी से 2024 की हवा भी सेट करने लगे कि हो गया खत्म, मोदी जी गए, हो गया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मई 2023 और मई 2024 जब लोकसभा के नतीजे आएंगे में बहुत अंतर है बॉस। और राज्य के चुनाव, देश के चुनाव का यह अंतर पब्लिक बहुत अच्छे से समझती है। लेकिन पहले बात करता हूं बीजेपी की उस प्रॉब्लम की जिसने पीएम मोदी को टेंशन दे रखी और जिसका इलाज योगी आदित्यनाथ ने ढूंढा है। देखिए, एक बात जो आपको कर्नाटक चुनाव में भी नजर आई होगी और उससे पहले भी, वो ये है कि बीजेपी की पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भरता जो है ना, वो बहुत ज्यादा हो गई। बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी इस वक्त वैसे ही हो चुके हैं जैसे 90 के दशक में सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया के लिए होते थे। उस समय क्या होता था? यही कि सचिन तेंदुलकर ने बड़ी पारी खेल दी तो टीम चल गई, वरना बाकी कोई किसी काम का नजर ही नहीं आता था। इसी तरह राज्य के चुनाव हो या केंद्र का चुनाव, ऐसा लगने लगा है कि सीटें जिताने की सारी जिम्मेदारी पीएम मोदी के कंधों पर आ गई और लोकल यूनिट घास चल रही है। अब ये पीएम मोदी के लिए भी बड़ी टेंशन है। भाई, काम तो लोकल यूनिट करती है, फिर वो लास्ट में जाते हैं, वहां पर अपना जिस तरह से लोगों के बीच जाकर कनेक्ट स्थापित करना, प्रचार करना करते हैं, सीटें थोड़ी बहुत बढ़ती हैं, लेकिन लोकल यूनिट जो है वो पहले ही सब इतना डुबा चुकी होती, कहां से ऊपर आए। कर्नाटक में भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने इतना जोर ना लगाया होता तो बीजेपी की सीटें और कम आती। लेकिन इस समस्या से बीजेपी के कई राज्य जो हैं वो जूझ रहे हैं, बीजेपी शासित। पर यूपी इसका अपवाद नजर आता है। आज की डेट में यूपी में योगी आदित्यनाथ का अलग ही जलवा, अलग रौला चल रहा है। पहले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दिलाई और अब यूपी में बीजेपी को अकेले अपने दम पर निकाय चुनाव में रिकॉर्ड जीत दिलवा दी। योगी खुद लगातार पूरे यूपी में कैंपेन कर रहे थे, जबकि निकाय चुनाव में सत्ताधारी दल को एक तरह का एडवांटेज माना जाता है। फिर भी योगी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि अरे चलो ये तो लोकल चुनाव है। जैसे सपा के एक नेता हमारे चैनल पर बैठ के कह रहे थे कि ये तो मच्छर भगाने का चुनाव है। तो मैंने उनसे पूछा भी कि लोग आपको मच्छर भगाने के लिए भी आप पर विश्वास नहीं कर रहे, तो क्रिमिनल और माफिया भगाने में क्या ही विश्वास करेंगे। इसीलिए यह हालत हो रही है। और आप योगी की मेहनत देखिए, इतनी मेहनत की कि जब नतीजे आए तो ऐतिहासिक नतीजे। सभी नगर निगम बीजेपी ने जीत लिए। सभी 17 नगर निगम में बीजेपी का मेयर बना। 17 के 17 में। पिछली बार 14 मेयर बीजेपी के थे, इस बार सारा 17। नगर पालिका चेयरमैन की 199 सीटों में बीजेपी ने 89 सीटें जीती। नगर निगम के 1420 वार्ड में 813 तो अकेले बीजेपी के पार्षद जीते। नगर पंचायत चेयरमैन की 544 सीटों में बीजेपी ने 191 जीती, 191। नगर पालिका सदस्यों की 5237 सीटों में से 1360 बीजेपी के पास आई। तो यह हालत है उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं निकाय चुनाव तो बड़ा छोटा चुनाव है। नहीं बॉस, निकाय चुनाव में जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपके लोग ग्रास रूट लेवल पर मौजूद होते हैं, काम करते हैं, लोगों को लगता है हाँ यार ये तो काम करके दे रहा है मेरा, तो उसका रिफ्लेक्शन ऊपर तक जाता है। निकाय चुनाव में सीएम योगी का अगर आप कैंपेन देखें तो आप देखेंगे कि आदमी क्या ही मेहनत कर रहे हैं भाई, जबरदस्त मेहनत। योगी की मेहनत देखिए। और ये बीजेपी के दूसरे नेताओं को सीखनी चाहिए। निकाय चुनाव में 13 दिन प्रचार कर रहे हैं वो। 13 दिन का प्रचार किया है उन्होंने सीएम होते हुए। 50+ जगह पर गए, 50+। हर दिन योगी आदित्यनाथ ने 3 से 4 रैलियां की। 3 से 4 रैली भाई निकाय चुनाव के लिए। इतनी ताकत कौन मुख्यमंत्री झोंकता है? इतनी मेहनत कौन मुख्यमंत्री करता है? और इसीलिए जब कोई आदमी ये मेहनत करेगा, भाई ये वैसा है कि क्लास में यूनिट टेस्ट है और यूनिट टेस्ट के लिए भी कोई रात भर उठ के पढ़ रहा है। तो भाई जो यूनिट टेस्ट में पास होगा, यूनिट टेस्ट में टॉपर होगा,
वही ना जाके अंत में भी टॉपर होगा। लोगों को समझ में नहीं आता, लोग सीधा लास्ट फाइनल एग्जाम में झंडा गाड़ देंगे। अरे भैया, यूनिट टेस्ट से जाते जाते फाइनल तक पहुंचते हैं। और इसीलिए आप योगी का स्ट्राइक रेट देखिए कि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं उसका स्ट्राइक रेट देखिए। एक तो 17 नगर निगम जीते, 17 नगर निगम में रैली की, 17 के 17 जीत गए। तो 17 रैली की थी, तो स्ट्राइक रेट कितना हुआ? स्ट्राइक रेट 100%, 100% वोट्स, जहां जहां रैली की सब जीत गए। अच्छा, बात सिर्फ प्रचार करने की नहीं है। आप देखिए, जब आप बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने प्रचार कर दिया, जीत गए, अरे भाई प्रचार तो सब करते हैं। कांग्रेस वाले भी कर रहे थे, सपा वाले भी कर रहे थे, बीएसपी भी कर रही थी। प्रचार प्लस काम है। योगी चूंकि डिलीवर कर रहे हैं इसलिए पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है। आप देखिए कि उन्होंने कौन से मुद्दे पब्लिक के सामने रखे जो आपको रिजल्ट देख के लगेगा कि अच्छा ये चल गए। एक तो उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं, उस पर पहला रेफरेंडम आ गया, पब्लिक ने पसंद किया है माफिया पे जो एक्शन हुआ है। यूपी में भयमुक्त माहौल बनाना, जिससे कि निवेश आएगा, वो भी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ बॉस अब तो डर कम हो गया यूपी में। एक्सप्रेसवे और हाईवे की कनेक्टिविटी, उन्होंने कहा कि भाई हमने जब इतना काम किया है, लोग धकाधक गाड़ी लेके निकल जाते हैं, इधर से उधर पहुंच जाते हैं। तो पब्लिक ने कहा हाँ ये विवाद सही कर रहे हैं योगी जी। तो फिर कहा कल्याणकारी योजनाएं लाए हैं, उससे आपको फायदा हो रहा है और उसमें हम धर्म भी नहीं देख रहे, सबको फायदा पहुंचा रहे हैं। पब्लिक ने हाँ योगी जी तो ठीक कर रहे हैं भाई। फिर उन्होंने ट्रिपल इंजन वाला नैरेटिव बताया कि भाई देखिए केंद्र में हम हैं, राज्य में विधानसभा में हम हैं, आप हमको निकाय में भी मौका दीजिए, ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी, धक्का धक्का आपका लोकल लेवल पे भी काम होगा, जमीनी स्तर पे। लोगों ने कहा योगी जी ठीक कर रहे हैं। तो ये ठीक कह रहे हैं लोगों ने कह के योगी जी के नाम पे वोट दे दिया। अब आप ये भी देखिए कि यूपी में करीब 1 साल में ये दूसरा चुनाव है जिसमें योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त हुई। और ये भाई साहब जो हैं वो किसी मुगालते में नहीं चले जाते, अब मिल गई जीत अब बैठो आराम से, नहीं। इनमें वही मेहनत दिखती है जो नरेंद्र मोदी में नजर आती है कि उतनी ही मेहनत करते जाना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ वो आदमी है जो पीएम मोदी की ये टेंशन कम कर रहे हैं कि मैं नहीं प्रचार करूंगा तो क्या होगा। योगी उल्टा उनको दे रहे हैं कि लीजिए ना बॉस, हम आपके लिए काम करके दे रहे हैं, हम आपको 2024 में सीट देंगे, इतना जमीन पे काम कर देंगे। 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें योगी ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि उससे पहले कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई थी यूपी में। लेकिन योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने, 37 साल का रिकॉर्ड बनाया, तोड़ा। और 2022 में देखिए कुल सीट यूपी में कितनी है? 403 है, 403। बीजेपी प्लस को कितनी आई? 274 सीट आई। ये आपको यूपी का बता रहा हूं। और अगर आप कुछ भी नहीं कीजिए, इन 274 को ही अगर आप लोकसभा सीट में कन्वर्ट कीजिए, तो यूपी में जो 80 लोकसभा है उसमें से अगर इस सीट को कन्वर्ट कीजिएगा तो 54 सीट बीजेपी को अभी भी आ जाएगी। 54 सीट, यानी ऑलमोस्ट 70% सीटें बीजेपी को आज की डेट में रखी हुई हैं यूपी में। और अब जिस तरह से राम मंदिर बनने की कवायद जो है वो आखिरी मकाम पर है, ये लोकल लेवल पर चुनाव जीत रहे हैं, माफिया का अंत कर रहे हैं, पब्लिक को पसंद आ रहा है, तो ये 80 में से सोचिए कितनी सीट आएगी। तो जो लोग कर्नाटक, जहां का ट्रैक रिकॉर्ड है कि एक बार तुम, एक बार कोई और, एक बार कोई और, वहां भी सरकार 40 साल से रिपीट नहीं हुई, उसमें जीतकर इतना खुश हो गए हैं, उनको यह नहीं दिख रहा कि बॉस ये 80 सीट तो हाथ से जा रही है। निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो सबको चौंका रहा है। यूपी में मुस्लिम बहुल देवबंद में पहली बार बीजेपी का उम्मीदवार जीता है भाई, पहली बार मुस्लिम बहुल इलाके देवबंद में। देवबंद की नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के पद पर बीजेपी के उम्मीदवार विपिन कुमार के अलावा 22 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में थे। यह पहली बार है कि देवबंद में कोई हिंदू उम्मीदवार नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के लिए चुना गया।
विपिन कुमार ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार जहीर फातिमा को 4700 वोट से हराया। विपिन कुमार को 44% वोट मिले। यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी ने इस बार कई मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया था। अच्छा, कई लोग कह रहे थे अच्छा दे रहे हैं, हारेंगे, देखना पिछली बार दिए थे कुछ नहीं हुआ था। देखिए योगी आदित्यनाथ का जलवा, कैसे मुसलमानों में भी उन्होंने जो बीजेपी को लेकर एक इमेज है उसको चेंज किया है। बीजेपी ने 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को निकाय चुनाव में उतारा। 358 उम्मीदवार पार्षद की सीट के लिए उतारे गए। 32 मुस्लिम उम्मीदवारों को नगर पंचायत के चेयरमैन की सीट के लिए चुना गया। 5 मुस्लिम उम्मीदवार नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर उतारे गए थे। अब आप कहेंगे इसमें से जीते कितने? बीजेपी के 395 में से 60 मुस्लिम उम्मीदवार जीते। अब आप कहेंगे ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन भाई बीजेपी के उम्मीदवार थे। यह भी हाल था एक जमाने में कि जितनों को टिकट दो सब हार जाते थे। इस बार बीजेपी के 60 मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए। नगर पंचायत के चेयरमैन के 32 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 5 जीते हैं। 358 मुस्लिम उम्मीदवारों को पार्षद का टिकट दिया गया था, जिसमें से 56 ने जीत हासिल कर ली। योगी राज में यह भी चेंज हो रहा है कि मुसलमान को टिकट दे रहे हैं और वो जीत के दिखा रहा है। जहां तक कर्नाटक के मैसेज की बात है, तो बीजेपी को उन राज्यों में मजबूत नेताओं की जरूरत है जिनकी अपनी मजबूत छवि भी हो और वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर निर्भर न रहे। भाई लोकसभा में कितने ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो मोदी जी की हवा में जीत जाते हैं, वरना उनको वोट ही ना पड़े, और उसके बाद वो क्या ही काम करते हैं जब तक ऊपर से चाबी ना भरी जाए, टाइट ना किया जाए। अभी बीजेपी के पास राज्यों में जो मजबूत लीडरशिप दिखती है, उसमें आप देखिए, एक तो योगी का नाम है। बीजेपी की जो मजबूत लीडरशिप नजर आती है उसमें एक तो योगी हो गए, ये यूपी में है, और यहां 80 लोकसभा सीट है। तो इसमें से आज की डेट में तो ऐसा लगता है कि 54, 55, 60 सीट तो रखी है बीजेपी की, उससे ऊपर भी जा सकती है ऐसा लगता है। दूसरे हैं हेमंता, ये भी कम मेहनत नहीं करते, ये असम से हैं मुख्यमंत्री, स्ट्रांग लीडरशिप चर्चा है इनकी, बाकी उत्तर पूर्व भी कवर करते हैं। तो अगर आप देखिएगा प्लस उत्तर पूर्व, इसको आप मिला दीजिए, तो ये टोटल सीट उत्तर पूर्व की 25 हो जाएगी। तो हेमंता का प्रभाव असम प्लस उत्तर पूर्व में 25 सीटों पर। एक है फडणवीस, ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, इनको भी बड़ा डायनेमिक लीडर माना जाता है। यहां 48 सीट है लोकसभा की, ये भी इंपैक्ट छोड़ रहे हैं। एक है शिवराज जी, मध्य प्रदेश के मामा, हालांकि इनका वहां पर राज्य के स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी है, एक फटीग आ जाता है, थकान आ जाती कि इतने साल से यही सीएम है, लेकिन इनका प्रभाव जो है वो अब भी माना जा रहा है, और 29 सीट मध्य प्रदेश में। राजस्थान, वहां वसुंधरा है, ये राजस्थान में, और वहां पर लोकसभा की कितनी सीट है? 25 सीट। ये हाल है। ये कम से कम 5 ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने राज्यों में लोकसभा की सीटों को ऐसा लग रहा है पकड़े हुए। अच्छा, कर्नाटक में बीजेपी के साथ जो हुआ उसमें बड़ा फैक्टर स्थानीय लीडरशिप को लेकर था। जनता भी इस बात को समझती है कि राज्य को चलाने वाला एक मजबूत चेहरा होना चाहिए, और इस मामले में सबसे ज्यादा योगी मॉडल से सीखा जा सकता है। लेकिन जहां तक 2024 की बात है, तो कर्नाटक के चुनाव नतीजों से 2024 का नतीजा नहीं कनेक्टेड है भाई, क्योंकि कर्नाटक का उदाहरण आप देख लीजिए। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं कि क्या हुआ था कर्नाटक में। ये आप देखिए, कर्नाटक 2018 में कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ। बीजेपी को 104 सीट आई, वोट परसेंट था 36% वोट शेयर, वोट मिला विधानसभा में, और कांग्रेस को आई 78 सीट, और कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो करीब करीब 38% था।
38% वोट शेयर वीएस। और सरकार किसकी बनी? कांग्रेस और जेडीएस की। तो आज जैसा माहौल तब भी हो सकता था कि अरे भाई 38% वोट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी, और सरकार हमने बना ली। लेकिन जब 2019 का आप देखिए, 2019 का लोकसभा इलेक्शन आया तो बीजेपी को 28 में से 25 सीट आई। 28 लोकसभा सीट में से 25 सीट, और बीजेपी का जो वोट शेयर रहा वो 51% रहा। तो जिस बीजेपी को विधानसभा में 36% वोट पड़े थे कर्नाटक के, उसका वोट शेयर सीधा 15% बढ़ गया जब आया कि बॉस ये तो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है। और कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो घटकर हो गया 32%, यानी 4% गिर गया सिर्फ एक साल से भी कम वक्त के अंदर में। इसी तरह से आप 2013 देखिए, 2013 में विधानसभा चुनाव थे। कांग्रेस को, बीजेपी को कितनी सीट आई थी? तब बीजेपी को सीट आई थी 40 सीट आई, और बीजेपी का वोट शेयर कितना था? मात्र 20% वोट शेयर था। और कांग्रेस को आई थी 122 सीट, 122 सीट, जैसे इस बार छप्पर फाड़ सीटें आई, और वोट शेयर जो था वो 36.5% के आसपास था। लेकिन जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जब नरेंद्र मोदी चुनकर आ रहे थे, तो बीजेपी को तब भी आप देखिए, बीजेपी को 17 सीटें आई थी 28 में से, 17 सीट। और जो बीजेपी विधानसभा में 20% वोट शेयर पे थी, उसका सीधा वोट शेयर बढ़कर हो गया था 43%। 23% का जंप नरेंद्र मोदी के नाम पर। और जो कांग्रेस 36% पे थी, 36.5 पे, वो गिर के 31% पे आ गई। यानी साफ है कि लोकसभा चुनाव और राज्य के चुनाव में पब्लिक को अंतर समझ में आता है, दोनों का गणित अलग है। नरेंद्र मोदी का नाम आते ही पब्लिक फिर लोकल लीडरशिप नहीं देखती। कर्नाटक की जीत 2024 के लिए विपक्ष का मनोबल तो बढ़ा सकती है, लेकिन सीट बढ़ाने की कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी।